हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हमारे फाउंडेशन के पेपर 3 BMLRS मतलब कि QA का कुछ रिवीजन देखने वाले हैं। अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो टॉपिक है चैप्टर नंबर 17, दैट इज कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। अब कोरिलेशन एंड रिग्रेशन या फॉर दैट मैटर स्टैटिस्टिक्स का कोई भी चैप्टर हो, ये हमने क्लासरूम में बहुत बार समझा हुआ है कि स्टैट्स में कोई भी चैप्टर में हमेशा 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कितने तरह के क्वेश्चंस? 3 तरह के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो या जिस तरह की, ये मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूं, राइट? तो पहले कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड, मतलब आपको टॉपिक की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। दूसरे आते हैं फॉर्मूला बेस्ड, मतलब सम्स हो गए जहां पे कुछ ना कुछ आपको चेक करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा, वो पार्ट। एंड थर्ड आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, जिसमें फॉर्मूला तो है बट फॉर्मूला को थोड़ा घुमा फिरा के अप्लाई करना पड़ेगा या कोई एक चीज डिराइव करके फिर कहीं पे पहुंचना पड़ेगा, वैसा पार्ट। या फिर प्रॉपर्टी कुछ लागू होगी, जैसे कि हम लोगों को कोरिलेशन रिग्रेशन में बहुत जगह ऐसा दिया हुआ होता है कि कोरिलेशन बिटवीन, हम बोल सकते हैं कि इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड एज इज व्हाट। तो हम बोलते हैं कि एज बढ़ेगी तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ता रहता है, ठीक है। तो अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे क्या? प्रॉपर्टी के दोनों साथ में जा रहे हैं कि दोनों उल्टा जा रहे हैं? साथ में जा रहे हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन, उल्टा जा रहे हैं तो नेगेटिव कोरिलेशन। तो फॉर एनी चैप्टर फॉर दैट मैटर इन स्टैटिस्टिक्स देयर विल ऑलवेज बी 3 ब्रॉडर कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। एक कौन से होते हैं जिसमें हम लोगों को प्रॉपर्टीज लागू करनी होती है, दूसरे कौन से होते हैं जिसमें हम लोगों को फॉर्मूलाज लागू करने होते हैं सीधा, और तीसरे कौन से होते हैं जिसमें हम लोगों को एप्लीकेशन बेस्ड चीजें देखनी होती है, उस बेस पे चीजें वर्कआउट होती है। ये चैप्टर थोड़ा वैसा चैप्टर है जो कई बार हमने देखा है स्टूडेंट्स को थोड़ा सा परेशान करता है, ठीक है, कि बहुत सारी चीजें हैं या थोड़ा अटपटा सा लगता है। वो मेरे हिसाब से शायद इसीलिए होता है बिकॉज हम शायद एक्चुअली चैप्टर कहना क्या चाह रहे हैं वो कई बार मिस कर देते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग रिवीजन लेंगे इसका। व्हेन वी से रिवीजन मतलब बेसिक्स आपको ऑलरेडी पता है, हालांकि हर एक टॉपिक में मैं एक क्विक ओवरव्यू बेसिक का भी आपको देने की कोशिश करूंगा, बट आपका एक बार ये चैप्टर हुआ रहेगा तो आप ये गो थ्रू कर रहे हैं तो ज्यादा बेटर बेस रहेगा। तो पहले तो हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे चैप्टर को। पहला क्या है? कोरिलेशन, एंड दूसरा क्या है? रिग्रेशन। ये दोनों एक तरह के कोएफिशिएंट ही होते हैं। कोएफिशिएंट मतलब नंबर्स होते हैं। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से। और रिग्रेशन कोएफिशिएंट को हम किससे डिनोट करते हैं? BYX एंड BXY से। कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम डिनोट करते हैं आर से, और रिग्रेशन कोएफिशिएंट को हम लोग डिनोट करते हैं BYX एंड BXY से। अब ये है क्या? ये दोनों स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, मतलब सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म। तो ये स्टैटिस्टिक, कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी एक स्टैटिस्टिक है और रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी एक स्टैटिस्टिक है। स्टैटिस्टिक क्या होता है? जो हमें कोई कंक्लूजन में पहुंचने के लिए मदद करता है, ठीक है। जैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमें किस चीज में मदद करेगा कि अगर हमें एक डेटा सेट दे रखा है तो हिस्टोरिकली वो साथ में जा रहे हैं या अलग अलग जा रहे हैं, मतलब पहला बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, पहला बढ़ रहा है दूसरा गिर रहा है, दूसरा बढ़ रहा है पहला गिर रहा है, या फिर दूसरा गिर रहा है पहला भी गिर रहा है। ऐसे केसेस बन सकते हैं। तो हिस्टोरिकली क्या वो नंबर्स दोनों साथ में जा रहे हैं, क्या ऑपोजिट जा रहे हैं, वो हमें कौन बताता है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट। समझिए, मैं हिस्टोरिकली की बात कर रहा हूं बिकॉज जनरली आपको डेटा कलेक्ट करके दिया हुआ होगा। सेम चीज प्रेडिक्शन में भी हो सकता है कि हमने आने वाले 5 साल का एक प्रेडिक्शन कर दिया और उसके बेस पे हम अभी असेस कर रहे हैं कि हम लोगों को बेसिकली आर जो है वो क्या होगा। बट आर विल सिग्निफाई द 2 डेटा सेट दैट इज गिवन टू अस, ठीक है। इसको हम लोग जो है वो क्या इनका हिस्टोरिकल रिश्ता रहा है या क्या इनका आने वाले नंबर्स में रिश्ता रहा है। तो हमको एक्स वाई ए बी कोई भी 2 सेट ऑफ डेटा दे देंगे,
ठीक है, जैसे हम लोगों को एज दे दी और इनकम दे दी, मार्क्स इन मैथमेटिक्स दे दिए, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स दे दिए, ऐसे हम लोगों को जब इंफॉर्मेशन या डेटा सेट दे देंगे और उस डेटा सेट या इंफॉर्मेशन को हम लोगों को ढूंढ के ये चेक करना पड़ेगा कि क्या बेसिस आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसको हम किससे सिग्निफाई करते हैं, आर से, ठीक है। और आर की रेंज होती है -1 से +1, क्या, -1 से +1। और कभी भी ध्यान रखना, हम आर को कोई यूनिट्स के साथ, वापस हम आर को कोई भी यूनिट्स के साथ जोड़ते नहीं है। जैसा हम ऐसा नहीं बोलेंगे 0.8 kg है आर, ठीक है। हम लोग मीन, मीडियन, मोड, इन सब में क्या करते थे, यूनिट्स पुटअप करते थे। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी क्या करते थे, यूनिट्स पुटअप करते थे। बट आर जो है वो हमारा क्या है, इट इज अ यूनिट फ्री मेजर। और क्योंकि ये यूनिट फ्री मेजर है, इसलिए हम इसको हमेशा क्या बोलेंगे, आर इज 0.8, आर इज 0.2, आर इज -0.5 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। अब ये आर निकलने के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। हम लोग जो है वो 4 ब्रॉडर कैटेगरीज में इन मेथड्स को बांट सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला, सबसे सिंपल कौन सा मेथड होता है, स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली सिंपली अगर मैं पुट करूं तो स्कैटर डायग्राम मेथड में हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम लोग डेटा सेट को पुट कर देंगे। और वो डेटा सेट को पुट करने के बाद अगर एक अपवर्ड मूविंग स्ट्रेट लाइन बन रही है तो हमारा आर क्या डिनोट होगा, +1। अगर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन बन रही है तो आर क्या डिनोट होगा, -1। अगर हमारा एक अपवर्ड डायरेक्शन में तो जा रहा है लेकिन एक एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है तो आर विल बी बिटवीन 0 to 1, ठीक है। और अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बन रही है बट स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है तो आर विल बी बिटवीन 0 to -1। और जब हम लोग एग्जैक्टली डिनोट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ऐसे रैंडम कुछ भी बन रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, ऐसा बन जाएगा, तो वो हमारा बन जाता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या मतलब देयर इज नो लीनियर कोरिलेशन। लीनियर से अगर हम ध्यान में रखें तो हम ये जो सीख रहे हैं वो क्या है, लीनियर कोरिलेशन है। मतलब और कोई तरह का रिश्ता हो सकता है, बट लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जहां पे डिग्री ऑफ वेरिएबल्स कितनी होती है, 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें डिग्री ऑफ वेरिएबल्स क्या होता है, 2, एंड सो ऑन, ऐसे चलती है चीजें। तो यहाँ पे लीनियर कोरिलेशन बिटवीन द 2 वेरिएबल्स इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, या व्हाट वी आर स्टडिंग। तो ये प्राइमरीली पहला मेथड है आपका, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, जहां पे हम लोग 2 डेटा सेट को पुट कर देंगे ग्राफ पे, पॉइंट्स को, और उन पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, आगे पीछे, वो सब बन रहा है। तो दैट इज प्राइमरीली व्हाट स्कैटर डायग्राम सेज। इसलिए इसको थोड़ा सा लेमैन को समझ में आए वैसा मेथड बोलते हैं, बट साथ साथ में थोड़ा ये भी बोलते हैं कि भाई ये मेथड इतना उचित नहीं है, ठीक है। क्यों उचित नहीं है, बिकॉज ये हमको एग्जैक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं देगा। हमें एक रफ आइडिया लग जाएगा, हाँ यार ऊपर की ओर जा रहे हैं, बट एग्जैक्ट कितना है वो नहीं पता। सो वो बेस कहीं ना कहीं ढूंढना होगा। तो हमें नेक्स्ट सेट ऑफ जो क्या बोलेंगे उसको, मेथड्स है, वो लागू करने होंगे। और नेक्स्ट सेट ऑफ मेथड्स हमारे कौन से आते हैं, ठीक है, वो आ जाता है हमारा स्पीयरमैन्स। इनफैक्ट उससे पहले हम लोग ले लेते हैं कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। वापस रिपीट कर रहा हूं, क्या, कार्ल पियर्सन्स, ठीक है, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारा बताता है कि R is covariance of xy upon standard deviation of x into standard deviation of y. Standard deviation is a measure of dispersion, जो ये बताता है कि वेरिएबल कितना ज्यादा डिस्पर्स्ड है, ठीक है। कोवराइंस भी वही बताता है, पर कोवराइंस बाजू वाले के साथ डिस्पर्शन बता रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन या वराइंस क्या बताते हैं,
खुद के साथ बताते हैं। तो बाजू वाले के साथ कोवैरियंस, खुद के साथ वैरियंस, तो खुद के साथ का स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू दूसरे वाले का खुद के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमने नीचे ले लिया और ऊपर हमने क्या लिया है, ऊपर हमने लिया है बाजू वाले के साथ। तो बाजू वाले के साथ जो डिग्री है और खुद के साथ जो इंडिपेंडेंट डिग्री है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर 1 हो रहा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि यार कुछ के में जितना डिस्पर्शन है मल्टीप्लाई इंडिपेंडेंटली करो या साथ में करो, 1 ही बैठ रहा है, मतलब आर हमारा क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड है। जब आर 1 होगा तो उसको बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, जब आर -1 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, जब 0 होगा तो क्या बोलेंगे, नो लीनियर कोरिलेशन, क्या बोलेंगे, नो लीनियर कोरिलेशन। और जब r बिटवीन 0 to 0.5 होगा तो पॉजिटिव है बट लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, 0.5 से 1 होगा तो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, ये जनरली हम लोग पुट फॉरवर्ड करेंगे। सो वो बेसिस रहेगा हमारा और उस बेसिस पे हम लोग पुट करें तो देखो कोवैरियंस को अगर मैं और एलोबरेट करूं तो ये क्या हो जाता है, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन n। वैसे अगर आपको वैरियंस का फॉर्मूला याद हो तो वो क्या होता है, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार, तो वो स्क्वायर बन जाता है अपॉन n, और सिग्मा y माइनस वाई बार इंटू वाई माइनस वाई बार, मतलब वो स्क्वायर बन जाता है, इनका अंडर रूट करूंगा तो क्या आ जाती है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो टेक्निकली देखो, एक में हम बाजू वाले के साथ डिग्री ढूंढ रहे हैं और एक में दोनों की इंडिपेंडेंट डिग्री ढूंढी, राइट, और फिर देख रहे हैं अगर इसको मैं इधर लिख दूं तो क्या बन जाता है, ये देखो नीचे रूट एन n बन जाएगा और n और n कैंसिल हो जाता है तो हमारा प्रिंसिपल पार्ट बन जाता है सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का अंडर रूट बन जाता है। तो ये आपका टेक्निकली इसको हम लोग वैसा बेस कर देंगे कि दिस विल बी इंडिपेंडेंट का बेस, मतलब रूट एन कैंसिल हो गया तो दिस विल बी व्हाट, सिग्मा x माइनस एक्स बार का अंडर रूट का बेस अगर हम चेक करेंगे तो कैसे बनेगा ये बताइए जरा। यहां पे सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार रह गया, रूट एन और ये n कैंसिल हो गया तो ये बनेगा सिग्मा x माइनस एक्स बार एंड सिग्मा y माइनस वाई बार, राइट। तो इसको हम लोग इस फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं और वहां से ही ये पूरा डेरिवेशन आया है जिससे हमारा फॉर्मूला नंबर 2 निकल जाता है, विच इज व्हाट, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बराबर है, ठीक है, क्योंकि कोवैरियंस का क्या फॉर्मूला था, अपॉन n था। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या आ जाता है, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन n, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन का बास है, फिर से डिराइव करके बता रहा हूं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, n और n, रूट एन है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, बोलो, और फिर हमारा ये जो रूट एन है वो कैंसिल हो जाएगा। इसी से हमारा थर्ड फॉर्मूला आता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा ऑफ x इंटू सिग्मा ऑफ y अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ x का होल स्क्वायर का अंडर रूट एंड n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ y का होल स्क्वायर का अंडर रूट सो ये बेस आता है और इससे हमारा चौथा फॉर्मूला बन जाता है विच इज व्हाट, n सिग्मा uv माइनस सिग्मा ऑफ u इंटू सिग्मा ऑफ v अपॉन n सिग्मा u स्क्वायर्ड माइनस सिग्मा ऑफ u का होल स्क्वायर का अंडर रूट एंड n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब सर ये कैसे आए, देखो ये कोवैरियंस को जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ये फॉर्मूला आ गया, इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, और आपको याद हो तो बार बार मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी डिस्पर्शन में भी हमने देखा था
कौन चेंज ऑफ ओरिजिन और कौन चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है वैसा। तो आर एक इकलौता मेजर है। हम बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, देखो मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज, कोरिलेशन कोएफिशिएंट और रिग्रेशन कोएफिशिएंट। इसमें से इकलौता कोरिलेशन कोएफिशिएंट ही ऐसा मेजर है व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल क्या होता है, आप पूरे डेटा में कुछ प्लस या माइनस करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ ओरिजिन, और आप पूरे डेटा में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज इन स्केल। अगर हम x में कुछ भी प्लस कर दे, कुछ भी माइनस कर दे, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दे, कुछ भी डिवाइड कर दे, r पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक चीज का फर्क पड़ेगा। किस चीज का, साइन ऑफ स्केल फैक्टर। यहां पे फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज दोनों साथ साथ में ले रहा हूं मैं। साइन ऑफ स्केल फैक्टर मतलब अगर हमने r को नेगेटिव मतलब x को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया पर y को पॉजिटिव से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैंने दोनों की साइन अलग अलग रखी तो मेरा r का साइन चेंज हो जाएगा, और वो नहीं किया तो r का साइन सेम रहेगा। इसको मैं सम्स में भी लूंगा। फिलहाल मैंने आपको सिर्फ किसके फॉर्मूला बताए हैं, कार्ल पियर्सन के प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड के फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 1 कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स अपॉन इनटू स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई। फिर उसको ओपन करा तो हमारा बन जाता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। और फिर इसको जब ओपन किया तो हमारा बन जाता है एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा ऑफ एक्स इंटू सिग्मा ऑफ वाई, और नीचे वाले को जब ओपन करेंगे हम लोग एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर को तो बन जाता है सिग्मा एक्स स्क्वायर एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एन एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, और उसी से हमारा डिराइव हो जाता है फॉर्मूला नंबर 4 विच इज यू और वी वाला। मेरे हिसाब से जो आपको 1 मार्कर क्वेश्चन पूछते हैं उसमें एक बहुत बड़ा सम क्रिएट नहीं होगा। करना चाहिए हमेशा बट वो क्रिएट नहीं होना चाहिए। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तैयारी हमें बिल्कुल रखनी चाहिए, बिकॉज पूरा हम सॉल्व करेंगे वो नहीं होगा। यू विल मोस्टली बी आस्क्ड व्हिच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस, और कुछ गलती कर दी लेने में, कुछ रॉन्ग ले लिया या इसका इंपैक्ट क्या होगा, उस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा बनने चाहिए। रेंज क्या होगी इसकी, -1 to 1, और कभी भी हम लोग इसके साथ क्या नहीं बताएंगे, यूनिट्स नहीं बताएंगे। तो वैसे देखे तो हमने 3 प्रॉपर्टीज ऑलरेडी देख ली है। पहला क्या, आर इज अ यूनिट फ्री मेजर। दूसरा, आर की रेंज क्या होती है, -1 to 1, और तीसरा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल बट डिपेंडेंट ऑफ साइन ऑफ स्केल फैक्टर। ये हमें प्रिंसिपली ध्यान में रखना है, और इसी का ही एप्लीकेशन बहुत बार हम देखेंगे कि क्वेश्चंस में बनेगा। मैं इसके 2 और जो मेथड है वो भी पहले ले लेता हूं, फिर हम जो है वो आगे की प्रक्रिया देखेंगे। ये हमारा कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड होता है, बहुत एक्यूरेटली डिफाइन करता है ये कि क्या बेसिस है, और इसी में ही कुछ और थियोरी के क्वेश्चन बन सकते हैं। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड जो हमारा अगला मेथड है, ये वैसे तो वेरिएबल्स के लिए भी काम में आता है बट ये ज्यादा काम में आएगा किसका, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढने के लिए, एट्रीब्यूट्स का। तो सर एक बार फटाफट रिवाइज करा दो कि एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल वो होता है जिसको हम लोग न्यूमेरिक संख्या में डिनोट कर सकते हैं, जैसे किसके कितने मार्क्स आए वो हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। एज है, इनकम है, वो हम डिनोट कर सकते हैं, पर इंटेलिजेंस है, ब्यूटी है, ये सब हम लोग न्यूमेरिक भाषा में नहीं पुट कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते तुम 100 सुंदर हो, ठीक है, तुम 80 इंटेलिजेंट हो, ये तो हम बोलते हैं तुम बहुत इंटेलिजेंट हो या तुम बहुत सुंदर हो, वैसा पुट करेंगे। तो जब ऐसे एट्रीब्यूट्स को हम लोगों को 2 एट्रीब्यूट्स के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली रैंकिंग देंगे कि सपोज 10 जन है, 10 को हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस रैंक दे दिया और 10 को इन टर्म्स ऑफ उनके हार्डवर्क भी रैंक दे दिया, और फिर देख रहे हैं कि जिसका हायर रैंक पहले वाले में है उसका हायर रैंक दूसरे वाले में भी है, दैट मींस दोनों कनेक्टेड है।
और नहीं है तो दोनों कनेक्टेड नहीं है। इससे थियरी क्वेश्चन निकल के आता है। क्या थियरी क्वेश्चन आता है कि स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ना कि सिर्फ वेरिएबल्स बट एट्रीब्यूट्स के लिए भी ढूंढने में मदद करता है। जैसे कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड सिर्फ वेरिएबल्स के लिए ही रेलेवेंट है, बट स्पीयरमैन में हम लोग रैंकिंग दे सकते हैं और रैंक के बेसिस पे हम लोग वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं किसकी, आर की, जो कि यहाँ पे भी कितनी होती है, -1 to 1 ही होती है। तो आर को कैसे सिग्निफाई करेंगे हम लोग, यहाँ पे एन एन नहीं, एन तो हमारे नंबर ऑफ पार्ट है, 1 - 6 सिग्मा di स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, वेयर व्हाट इज एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, what is di, di is difference of ranks, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, rx minus ry, and what is sigma di square, तो rx minus ry का स्क्वायर का सिग्मा। जैसे सपोज हमने रैंक दे दिए हैं अलग अलग एट्रीब्यूट्स में, एक जगह दिया है 5 4 3 2 1, दूसरी जगह दिया है 1 2 3 4 5, तो देखो एकदम उल्टे रैंक्स दे दिए हैं, तो आर उल्टा आना चाहिए, क्योंकि जिसका यहाँ पे रैंक ज्यादा है वहां पे रैंक कम है। तो डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर एक्स माइनस आर वाई, विच विल बी वॉट, अगर हम देखें तो 4 2 0 -2 -4, डी स्क्वायर कितना होगा, 16 4 0 4 16, जिसका टोटल कितना हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 1 - 6 × 40 अपॉन 5 का क्यूब। व्हाट इज 5 का क्यूब, 125 - 5 120, तो 1 - 2 40 अपॉन 120, 1 - 2 -1, वो आना ही था -1। क्यों आना था -1, बिकॉज यहां पे हमारा जो रैंक है वो एग्जैक्ट ऑपोजिट था। यही रैंक्स अगर एग्जैक्ट सेम होते तो यहां पे 0 0 0 0 0 आता, तो डी स्क्वायर भी 0 0 0 0 0 हो जाता, तो यहां पे जो सिग्मा डी स्क्वायर है वो 0 हो जाता, 6 × 0 कितना होता, 0, तो सब कुछ 0 ही रह जाता, तो हमारा आंसर क्या आ जाता, 1, क्योंकि सेकंड वेरिएबल जो है माइनस वाला वो सब 0 हो जाता, तो R1 हो। तो सबके रैंक सेम है तो R क्या आएगा, और सबके रैंक एग्जैक्ट ऑपोजिट है तो R क्या आएगा, ये एट्रीब्यूट्स के लिए काम का है और हमें उसको उसी तरीके से चेक करना होता है। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड। क्या, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड। और वैसे ही एक और पार्ट आता है, ठीक है, इसी में ही, कि कई बार रैंक्स जो है वो रिपीटेड हो जाते हैं। एकदम बड़ा क्वेश्चन बन जाता है वो कि रिपीटेड रैंक्स को कैसे रैंकिंग देनी है और वो सब, वो मैं अभी रिवीजन में नहीं कवर कर रहा हूं, हमने क्लास में उसको बहुत बार कवर किया हुआ है, ठीक है। बस मैं फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूं कि रिपीटेड रैंक्स होंगे तो फॉर्मूला क्या लागू करना, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन वैसे भी संभावना कम बनती है, प्रॉपर्टीज का बेस ज्यादा आता है, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है R = 1 - 6 × सिग्मा डी स्क्वायर प्लस क्या करेंगे हम लोग, m1 क्यूब माइनस m1 प्लस m2 क्यूब माइनस m2 एंड सो ऑन। इस पूरे का हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा, ठीक है, यहां पे सिग्मा और डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे 12, और होल अपॉन हम क्या कर देंगे n³ माइनस n, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस है मतलब सिग्मा ऑलरेडी आ गया है, ठीक है। तो आप अगर एक ही वेरिएबल लिखते तो आगे सिग्मा लिख देते, यहां पे मैंने मल्टीपल डॉट डॉट किए तो आगे सिग्मा मैंने कैंसिल किया, बस सिर्फ प्रेजेंट करने के लिए बता रहा था। तो अब ये सिग्मा डी स्क्वायर तो हमें पता है क्या होता है, डिफरेंस ऑफ रैंक्स, बट m1 m2 ये क्या होता है यहाँ पे, m1 मतलब कितनी बार रैंक्स रिपीट हो रहा है, जैसे 3 और 3 और 3, 3 बार एक वैल्यू रिपीट हुई, ठीक है, या 10 10 रिपीट हुआ, या 55 55 रिपीट हुआ। सपोज x हो या y हो, दोनों वेरिएबल्स में मिला के इतनी वैल्यू रिपीट हुई। से फॉर एग्जांपल मैं पुट करूं तो 5 9 15 15 28 6 4 13 13 13, तो ये 13 3 बार रिपीट हो रहा है, तो यहां पे एक बार क्या आ जाएगा 3³ - 3, और 15 15 2 बार रिपीट हो रहा है
तो क्या आ जाएगा 2 क्यूब माइनस 2। ऐसा जरूरी नहीं एक एक बार ही रिपीटेशन हो, मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, इसलिए यहां पे डॉट 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 आ गया, वो लागू करना है आपको। तो ये रैंकिंग इस तरीके से देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट विथ व्हाट, रिपीटेड रैंक्स, जो कि बेसिकली यहां पे अगर सपोज मैं और वेरिएबल्स लेता 20 20 20, ठीक है, और यहां पे 5 6 6 ऐसा आ जाता, तो देखो 6 भी 3 बार आ गया, तो 3 क्यू माइनस 3 एक बार और आ जाएगा, और 20 20 20 अगेन 3 बार आ गया, तो 3 क्यू माइनस 3, तो यहां पे 4 एम हो जाएंगे, M1 M2 M3 M4, उस तरीके से डिटरमाइन हो जाएगा। तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन में दो फॉर्मूलाज होते हैं, पहला कौन सा, R इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस 6 सिग्मा di square upon n cube minus n, n is number of observation, and di is what, difference of ranks, which is rx minus ry, and दूसरा फॉर्मूला है रिपीटेड रैंक्स का, जिसमें हमारा आगे एक और टर्म आ जाता है, क्या, m1 क्यूब माइनस m1 प्लस m2 क्यूब माइनस m2 माइनस प्लस m3 क्यूब माइनस m3 अपॉन 12, वो चलता रहता है, इसलिए डॉट 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 फॉर्मूला में लिखा हुआ है मैंने। ये किसके लिए ज्यादा रेलेवेंट है, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, एट्रीब्यूट्स के लिए ज्यादा रेलेवेंट है। क्या इसका मतलब ये वेरिएबल नहीं ढूंढ सकते, नहीं, वेरिएबल तो ढूंढ ही सकते हैं। वेरिएबल कैसे ढूंढेंगे, जैसे ये x और y यहां पे मैंने लिखे 16 12 19 14 25 एंड 8 9 12 16 18, तो अगर मेरे को रैंक्स देने होंगे तो मैं कैसे दे दूंगा, सबसे हाईएस्ट को फर्स्ट रैंक दे दो, फिर 19 सेकंड रैंक, 16 थर्ड रैंक, 14 फोर्थ रैंक, 12 फिफ्थ रैंक। आर वाई में 18 फर्स्ट रैंक, 16 सेकंड रैंक, 12 थर्ड रैंक, 9 फोर्थ रैंक, 8 फिफ्थ रैंक। आर एक्स आर वाई आ गए, अब क्या करेंगे, डी आई ढूंढ लो, व्हाट इज डी आई, आर एक्स माइनस आर वाई, उससे वैल्यू निकल जाएगा। सो वापस मेथड नंबर 1 कौन सा था, स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। क्या एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं, सिर्फ लेमैन और डिग्री ऑफ कोरिलेशन बताता है, मतलब डिग्री नहीं, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन बताता है, डिग्री नहीं बताता है। फिर सेकंड कौन सा आता है, स्पीयरमैन्स कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, कोई भी ले सकते हो वैसे, बट कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड क्या होता है, वो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सैंडेशन ऑफ एक्स इनटू सैंडेशन ऑफ वाई, जिससे क्या निकलता है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इनटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, जिससे आपका आता है एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा ऑफ एक्स इनटू सिग्मा ऑफ वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एंड एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, और फिर एक्स की जगह क्या लिख दोगे, u, और y की जगह v, और तो भी r चेंज होता है क्या, नहीं, इसीलिए यहां से प्रॉपर्टी आ जाती है क्या, r इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। लेकिन अगर x और y में किसी में भी आपने स्केल फैक्टर मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड में माइनस साइन एक में यूज की दूसरे में नहीं की, तो आपकी आर की साइन जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज। इंडिपेंडेंट मतलब फर्क नहीं पड़ता है, डिपेंडेंट मतलब फर्क, जैसे हम बोलते हैं मीन इज डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल, मतलब कुछ भी प्लस करोगे तो भी मीन पे फर्क पड़ेगा, माइनस करोगे तो भी पड़ेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो भी पड़ेगा, डिवाइड करोगे तो भी पड़ेगा। लेकिन आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल का मतलब ना प्लस ना माइनस ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ साइन ऑफ स्केल फैक्टर का ही फर्क पड़ने वाला है, वो आपको ध्यान में रखना है, या उस बेसिस पे हम लोग वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करेंगे। फिर हमारा आ जाता है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड, जो हो जाता है r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा di स्क्वायर अपॉन n क्यू माइनस n, डी आई इज इक्वल टू आर एक्स माइनस आर वाई। लेकिन ये हम एट्रीब्यूट्स के लिए भी ढूंढ सकते हैं, और इसीलिए ये आपको थ्योरी क्वेश्चन भी बन सकता है इसी तरह का। और फिर आ जाता है आपका इसी का ही दूसरा फॉर्मूला, जब रिपीटेड रैंक्स हो जाते हैं। फिर आपका फॉर्मूला नंबर 4 या मेथड नंबर 4 बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, मेथड ऑफ व्हाट, कॉनकरेंट डेविएशन। कॉनकरेंट डेविएशन क्या होता है, ये क्वांटम ऑफ चेंज पे नहीं जाता है, सिर्फ किस पे जाता है, डिग्री पे ही जाता है, डायरेक्शन पे ही जाता है। इसका बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि इसका बड़ा क्वेश्चन अपने आप में छोटा क्वेश्चन है, इसलिए मैं ले रहा हूं वो। तो सपोज आपको x और y दो वैल्यूज दे दी है, और दे दिया है 15
18, 20, 22, 19, 18, 16, 20, 25 और फिर दे दिया है 16, 18, 15, 22, 20, 22, 11, 15, 12, 10 ये बेसिस दे दिया है। इसमें क्या करना है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आपको, क्या इसमें हम लोग कभी भी डिग्री नहीं देखेंगे, सिर्फ क्या देखेंगे, डायरेक्शन। फॉर्मूला मैं लिखता हूं पहले, R इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 2C माइनस M अपॉन M। अब सर ये C और M के आ गया इतनी मुश्किल से, तो D और N समझा था हमने। D जो है डिफरेंस ऑफ रैंक्स था, N जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था, M जो है वो N-1 है। नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशंस में जो डेविएशंस है इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे बेसिकली डायरेक्शन ऑफ x एंड डायरेक्शन ऑफ y ऐसा देखेंगे। तो उसमें पहले को तो हम बेस लेंगे हमेशा। अब 15 से 18 बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है तो प्लस कर देंगे। 18 से 20 प्लस कर देंगे, 20 से 22 प्लस कर देंगे, 22 से 19 माइनस कर देंगे, 19 से 18 माइनस कर देंगे, 18 से 16 माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये नेगेटिव साइन नहीं है, ये बेस है, यहां से शुरू किया है हमने। सिमिलरली 16 से 18 प्लस कर देंगे, 18 से 15 माइनस कर देंगे, 15 से 20 प्लस कर देंगे, 20 से 22 प्लस कर देंगे, 22 से 11 माइनस कर देंगे, 11 से 15 प्लस कर देंगे, 15 से 12 माइनस कर देंगे, 12 से 10 माइनस कर देंगे। अब हम देखेंगे दोनों साथ में जा रहे हैं कि दोनों अलग अलग जा रहे हैं। अगर सब प्लस 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 हो तो सब साथ में जा रहा है, और सब माइनस 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 हो तो भी साथ में ही जा रहे हैं, तो भी साथ में ही जा रहे हैं, पर एक प्लस है एक माइनस है। तो यहां पे हम ढूंढेंगे कॉन्करेंट डेविएशन, विच इज व्हाट, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। मतलब प्लस 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 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस। तो कॉन्करेंट डिवीजन में C क्या होगा, M तो हमने देखा N-1 है, C क्या होगा, कितनी बार साथ में जा रहे हैं। तो यहां पे एक बार, दो बार, तीन बार साथ में गए हैं, तीन बार। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, बेसिकली C इज इक्वल्स टू 3 और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल 9 ऑब्जर्वेशन थे, 9 में से हमने एक को तो बेस रखा था, तो 8 डेविएशंस आए और 8 में से बेसिकली 3 बार साथ में गया, तो 2 इंटू 3 माइनस 8 अपॉन 8। 2 3 का कितना होता है 6, 6 माइनस 8 कितना होगा -2/8। अब -2/8 का तो अंडर रूट आ ही नहीं सकता, इसीलिए यहां पे अंदर भी प्लस माइनस है और बाहर भी प्लस माइनस है। इस नोटेशन का क्या मतलब होता है, अगर अंदर माइनस आया पहले माइनस साइन को इग्नोर करो, रूट निकालो, फिर वापस माइनस साइन लगा दो, और प्लस आया तो प्लस साइन को इग्नोर करो, रूट निकालो और वापस प्लस साइन लिख दो। वैसे प्लस साइन को इग्नोर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले इस माइनस को इग्नोर करो तो क्या आ जाता है 2/8। 2/8 को हम लोग क्या लिखेंगे 1/4। 1/4 का अंडर रूट क्या होगा 1/2। 1/2 वापस माइनस साइन लगा दोगे तो कितना हो जाएगा -0.5। बट इमेजिन करो अगर सब प्लस होते तो 3 4 5 6 7 8 प्लस हो जाते, तो हमारा क्या फॉर्मूला बनता 2 इंटू 8 -8 अपॉन 8। तो 2 8 जा 16, 16 माइनस 8 8, 8/8 1, तो R1 आता क्योंकि सब साथ में ही जा रहे हैं। और अगर सब माइनस होते तो C 0 हो जाता, C 0 होता तो ये 0 आता, तो -8 अपॉन 8 -1 आ जाता। माइनस साइन को इग्नोर करो, 1 का अंडर रूट ढूंढो कितना आएगा, और फिर वापस आगे माइनस लगा दोगे तो आंसर बन जाए। ये आपका चौथा फॉर्मूला हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे मेथड ऑफ कॉन्करेंट डेविएशंस। मेथड ऑफ व्हाट, कॉन्करेंट डेविएशन। सो 4 फॉर्मूलाज हो गए हमारे, और उसके बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टीज निकल के आ जाती है, जिसके रिलेटेड मैं अभी आपको एक बार फटाफट मॉड्यूल के सम्स गिना देता हूं।
इसका सेट बी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप आईसीआई मॉड्यूल का सेट बी कर लेते हैं, मोटा मोटी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। मैं अभी आपको वही गो थ्रू करा रहा हूं कोरिलेशन का, फिर ऐसा ही हम लोग एक बार फॉर्मूलाज एंड अदर थिंग्स जो है वो उसके भी देख लेंगे। सर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं? जैसे कि ऐसा होगा, जैसे क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में दिया हुआ है कि प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन एंड सूट कंटेंट इन दुर्गापुर। तो हम आयरन ज्यादा बनाएंगे तो बेसिकली हमें फर्नेस भी ज्यादा बर्न करना पड़ेगा, तो ज्यादा धुआं निकलेगा, तो ज्यादा सूट कंटेंट मतलब डस्ट पार्टिकल्स इन द एनवायरनमेंट आएगा, तो ज्यादा आयरन प्रोडक्शन, ज्यादा सूट कंटेंट, मतलब दोनों साथ में जा रहे हैं, तो आपका आर क्या आ जाएगा? 1। सिमिलरली ऐसे ही बेस आता है कि अगर आपको ऐसा बोला हुआ है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, क्या कि योर एज एंड योर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो एज जैसे जैसे बढ़ेगी, ठीक है, जितना ज्यादा लेट इंश्योरेंस कराओगे लाइफ इंश्योरेंस उतना प्रीमियम ज्यादा आएगा क्या? हाँ, करेक्ट। तो अगेन आपका आर जो है वो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। उसमें एग्जैक्ट नहीं पूछेंगे, डायरेक्शन से हम अंदाजा लगा रहे, तो एप्लीकेशन बेस्ड चीजें हो गई वैसा, तो वो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन कई बार आप जब फॉर्मुलाज में डालेंगे, इसलिए बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू कॉमन सेंस। क्यों? जैसे कि हमने जापान की जनसंख्या ली जो कि आजकल डाउनफॉल में हो रही है, ठीक है। लास्ट ईयर जो है वो पिछले साल से इस साल जापान में मोर नंबर ऑफ पीपल डाइड, ठीक है, एज कंपेयर टू व्हाट वर बोर्न। तो एजिंग वाले चैलेंज से सफर करी जापानीज इकोनॉमी। और हमने बेसिकली यहां पे कोई एक इंडस्ट्री है, सपोज स्टील इंडस्ट्री, उसका प्रोडक्शन लिया, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, तो वहां का पॉपुलेशन भी गिर रहा है और सपोज यहां का प्रोडक्शन गिर रहा है, तो हम लोग अगर न्यूमेरिकली डालेंगे तो आंसर आ ही जाएगा, बट एक्चुअली वो कोई रिलेशन काम का नहीं है। ऐसे कोरिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पूरियस कोरिलेशन, नॉनसेंस कोरिलेशन। 1 मार्क में आ सकता है थ्योरी के लिए, तो आपको ध्यान में रखना है। स्पूरियस कोरिलेशन मतलब कहने को फॉर्मूला से आंसर आ रहा है बट एक्चुअली उसको यूज करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जसप्रीत बुमराह बहुत विकेट ले रहे हैं, ठीक है, और इंडिया की इकोनॉमी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो हमने बोल दिया आई एम ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, ही इज द ओनली वन, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी भी उनके कारण बढ़ रही है। तो बेसिकली वैसे फायदा हो रहा है क्योंकि काफी लोग जो है वो क्रिकेट को और अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। हम लोग वैसे आर अगर फॉर्मूला में डालेंगे तो आंसर आ जाएगा क्योंकि उसके विकेट्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, और साथ में इंडिया की इकोनॉमी भी उसी स्पीड से बढ़ रही, बट उसका कोई रिलेशन नहीं है। ऐसे कोरिलेशन को क्या बोलेंगे? स्पूरियस कोरिलेशन। एक और चीज ध्यान में रखनी है हम लोगों को, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जो कि क्या होता है? आर स्क्वायर्ड, और कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन जो कि क्या होता है? 1 माइनस आर स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब के जैसे सपोज आर 0.9 है तो आर स्क्वायर्ड कितना हो गया? 0.81। तो वो क्या बताता है कि 81% चेंज जो है वो बेसिकली वेरिएबल्स में आपस के कारण आया है, और 19% चेंज किसके कारण आया है? अदर फैक्टर्स के कारण। आर 0.4 ही है तो 0.4 का स्क्वायर कितना होगा? 0.16। तो सिर्फ 16% चेंज ही इनका आपस के कारण आया है, 84% चेंज अदर फैक्टर्स। तो अगर आर -1 या +1 होगा तो आर स्क्वायर कितना होगा? 1 मतलब 100% हो गया। तो अगर परफेक्ट कोरिलेशन है, चाहे वो नेगेटिव हो के पॉजिटिव हो, 100% चेंज दोनों का आपस में एक दूसरे के कारण आ रहा है, अदर फैक्टर्स का इतना इंपैक्ट नहीं आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। आपको पूछ सकते एग्जाम में। और कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन क्या होगा? 1 माइनस आर स्क्वायर। क्या होगा? 1 माइनस आर स्क्वायर। तो वो भी ध्यान में रखना है। तो चारों फॉर्मूलाज बताए मेथड्स के मैंने, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बताए जो हम लोगों को कवर करने के लिए रेलेवेंट होगा एग्जाम में, तो वो ध्यान में रखना है। नॉर्मली आपको कार्ल पियर्सन से बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, नॉर्मली बोल रहा हूं मैं,
इसलिए अभी रिवीजन में मैंने उसको ज्यादा एम्फेसिस नहीं दिया। स्पीयरमैन से बन सकता है, कॉन्करेंट से डेफिनेटली बनेगा, तो उसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। कॉन्करेंट में सिंबल का जरूर ध्यान रखे साइन में, कि अंदर माइनस है तो बाहर भी फाइनली माइनस आएगा, इसीलिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस अभी आर से रिलेटेड कवर कर लेते हैं, जो कि टेक्निकली हम लोगों को वैसे डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड या फॉर्मूला बेस्ड होंगे। तो मैं क्विकली आपको गो थ्रू करा रहा हूं, फिर हम लोग रिग्रेशन में जाएंगे। जैसे कि आपको दे रखा है, इफ फॉर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई 40, 16 into 56 are given. What is the value of correlation coefficient? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। मैं बोलता भी रहूंगा ये फॉर्मूला बेस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड है, ये प्रॉपर्टी बेस्ड है। तो आर की वैल्यू हमने देखी थी, क्या होती है बेसिकली, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई। तो क्या यहाँ पे कोवेरिएंस दे रखा है जी, कितना दे रखा है 40, लेकिन वेरिएंस दे रखा है, हमें फॉर्मूला में क्या यूज करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस और स्टैंडर्डेशन का क्या रिश्ता होता है, वेरिएंस का अंडर रूट विल बी स्टैंडर्डेशन, तो 16 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 4, और 256 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 16 बराबर है। तो 40 अपॉन 4 इंटू 16 कितना बनेगा 64, 40 बाई 64 अगर हम करते हैं तो आ जाता है आपका 5/8, 5/8 जो है वो जो भी आपका 0.625 बनेगा, तो आपका बी आंसर बन जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड। सेकंड, एप्लीकेशन बेस्ड। इफ कोवेरिएंस ऑफ xy इक्वल टू 15, व्हाट रेस्ट्रिक्शन शुड बी पुट फॉर स्टैंडर्डेशन ऑफ x एंड y। इसमें प्रॉपर्टी लगेगी, क्या प्रॉपर्टी लगेगी, r की वैल्यू क्या होती है, -1 और 1 के बीच में ही रहती है। ऑल्सो ध्यान रखना, जो भी हमारा न्यूमरेटर का साइन होगा ना, वो r का भी साइन होगा। वापस, जो भी हमारा न्यूमरेटर का साइन होगा वो r का भी साइन होगा। क्यों ऐसा, बिकॉज नीचे स्टैंडर्डेशन ऑफ x और y तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्डेशन रूट में आएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इसीलिए अगर आपका कोवेरिएंस नेगेटिव है तो r भी नेगेटिव आएगा, कोवेरिएंस पॉजिटिव है तो r भी पॉजिटिव आएगा, वो ध्यान रखना है। अब हमें पूछा क्या रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए, तो ऊपर ये 15 है तो नीचे 14 तो आ ही नहीं सकता, 14.9 भी नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं 14.9 लिखूंगा r1 से बड़ा हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 15 या उससे बड़ी होनी चाहिए मिनिमम। ऐसा कोई हमें आंसर सर्च करना चाहिए। तो देखो, द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्डेशन शुड बी, वैसे एकदम करेक्ट आंसर तो 15 और मोर देन 15 है, बट मोर देन 15 भी राइट है, रॉन्ग नहीं है, क्योंकि मोर देन 15 होगा तो क्या बन जाएगा हमारा, नीचे 15 से बड़ा, से फॉर एग्जांपल 15.1 भी रखता हूं तो r जो है हमारा 1 से बड़ा नहीं होगा, -1 और 1 की रेंज में आ जाएगा, तो हमारा आंसर जो है वो यहाँ पे बी बन जाएगा। नेक्स्ट जाते हैं, इफ द कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 20 एंड वेरिएंस ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल्स इज 16, व्हाट वुड बी द वेरिएंस ऑफ अदर वेरिएबल। तो अगेन कोवेरिएंस 20 है, मतलब न्यूमरेटर में 20 आ गया, दूसरा वेरिएंस कितना है 16, मतलब 4 बन जाएगा स्टैंडर्डेशन। तो यहां पे कुछ रखना पड़ेगा हमें, मिनिमम 5 तो रखना ही पड़ेगा। क्यों मिनिमम 5 रखना पड़ेगा, क्योंकि 5 रखेंगे तो ही तो 20 बैठेगा, तो 1 बैठेगा। अगर 5 से छोटा रखा हमने कुछ भी, से फॉर एग्जांपल 4 ही रखा, तो नीचे 16 आ गया, 20/16 तो 1 से बड़ा आ गया, वो तो चलेगा नहीं। तो यहां पे मिनिमम 5 रखना पड़ेगा हमें। अगर स्टैंडर्डेशन 5 है तो आपका वेरिएंस जो है वो कितना होगा 25, या उससे बड़ा, बड़ा चलेगा, छोटा नहीं चलेगा। देखो ऐसा कुछ सेट हो रहा है क्या, हाँ, ये प्रॉपर्टी कम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल पार्ट। ऑल्सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, y इज इक्वल्स टू a प्लस bx, व्हाट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। जब भी ध्यान रखना, अगर एक ही इक्वेशन है तो आपका r या तो -1 होगा या +1 होगा, हमेशा ध्यान रखें जब सिर्फ सिंगल इक्वेशन है, क्योंकि एक ही इक्वेशन है मतलब एक लाइन बन गई। क्योंकि कभी भी ध्यान रखना, इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन, उसकी लाइन हमेशा क्या होगी, स्ट्रेट लाइन।
अब वो स्ट्रेट लाइन या तो अपवर्ड स्लोपिंग होगी या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। वो किस पे डिपेंड करेगा? बी की साइन पे। किस पे डिपेंड करेगा? बी की साइन पे। फिर से बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। whenever there is a straight line, whenever there is a linear equation, there will always be a straight line। और वो स्ट्रेट लाइन अपवर्ड होगी कि डाउनवर्ड होगी, वो किस पे डिपेंड करने वाला है? हमारा बी की साइन पे। तो अगर बी ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये पॉजिटिव हो गया, तो अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनेगा, और बी लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनेगा। तो आर अगर अपवर्ड स्लोपिंग है तो आर हमेशा क्या होगा? +1, और डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो आर हमेशा क्या होगा? -1। तो अगर एक ही इक्वेशन है तो आर की वैल्यू कभी भी ध्यान रखना, या तो 1 होगा या फिर -1 होगा। किस पे डिपेंड करेगा? जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज y = 5 + 2x। इस इक्वेशन में x और y का r कितना है? +1। y = 15 - 4x। इस इक्वेशन में r की वैल्यू क्या है? -1। कैसे बताया सर आपने? बिना पूरा सॉल्व किए ही। ये b की वैल्यू, यहां पे b प्लस है तो x को बढ़ाओगे तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी, और यहां पे वैल्यू माइनस है तो x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे b की वैल्यू उसी प्रोपोर्शन में कम होगी लीनियर टर्म्स में, इसीलिए वो -1 होगा। तो जब एक ही इक्वेशन पुट फॉरवर्ड होती है तो कभी भी ध्यान रखना, कोई भी लीनियर इक्वेशन का हमेशा लाइन स्ट्रेट ही बनता है। वैसे वो चैप्टर 3 में पढ़ा भी है हमने, बट स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे बन सकता है। तो अगर नीचे से ऊपर बनेगा या ऊपर से नीचे बनेगा तो उसके बेसिस पे आपका r +1 या -1 होगा। वो क्या हो गई? b का साइन। तो b ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 है, उस पर निर्भर करेगा, इसलिए ये आंसर क्या आ जाएगा? c। नेक्स्ट चलते हैं। इफ r = 0.6 देन कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। अब ये भी समझाया था मैंने, 0.6 अगर r है तो 0.36 r² हो जाएगा, तो 1 - r² कितना हो जाएगा? 0.64। तो डी आंसर बन गया, डी आंसर बन गया। और फिर आपका पार्ट आ जाता है, ये देखो, ये इसके रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल भी पुट कर दिया है, बट हम लोग ये देखते हैं u और y, u और v और x और y का रिश्ता। अब r(x, y) कितना दिया हुआ है? देखिए 0.58, और u = 6 - 5x हो गया है, और v = 20 + 3y हो गया है, ठीक है, और अपॉन 7 भी हो गया है। इसको मैंने क्या किया है, वापस रीराइट कर लेता हूं। 3y - 20 = 7v, तो 7 नीचे चला गया, तो बेसिकली यहां पे -20/7 + 3/7y ऐसा आ गया। हम x से कहां पे गए हैं? u पे, और y से कहां पे गए हैं? v पे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम x से कहां पे गए हैं? u पे। y से कहां पे गए हैं? v पे। अब हमें क्या दिया हुआ है? r(x, y). हमें क्या ढूंढना है? हमें क्या ढूंढना है? r(uv). तो क्या r(x, y) से हम r(uv) पे जा सकते हैं क्या? हाँ। why? because correlation coefficient is independent of change in origin and change in scale, but it is dependent of sign of scale factor। scale factor मतलब जो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -5, और y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? +3/7। तो दोनों की साइन ऑपोजिट है, तो आपका r का जो पुराना साइन है वो चेंज हो जाएगा। r पुराना क्या था? 0.58, तो नया क्या हो जाएगा? -0.58, तो बी आंसर आ जाए। ऐसे केस में कभी भी ध्यान रखना, जिसमें आपका वैल्यू चेंज हो रहा है उन ऑप्शन को तो काट ही देना, उन ऑप्शन को तो काट ही देना। इसी सम से बहुत सारे सम क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैं मिलता जुलता एक और सवाल ले जा रहा हूं। गिवन दैट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0.8, राइट डाउन द कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन u एंड v। फिर से लिख देता हूं, r(x, y) कितना है? 0.8। r(uv) ढूंढना है हमें। पहले u और v की इक्वेशन लिख दो। व्हाट इज u? -4
माइनस 3x बाई 2, पहला वाला लिया है मैंने. व्हाट इज v? माइनस 11 माइनस 16y अपॉन 4. गॉट इट और नॉट? अब देखो x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? माइनस 3/2. y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? माइनस 16/4. क्या दोनों सेम साइन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं? दोनों सेम साइन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो r पे फर्क नहीं पड़ेगा. बहुत जन इसको कैसे समझते हैं? अरे माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस कर दो. नहीं, हमारा पुराना r कितना था? 0.8. ये कब माइनस 0.8 होगा? जब दोनों ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो. क्या यहां पे दोनों सेम साइन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं? हाँ, तो पुराना r कितना है? 0.8. नया r भी कितना हो जाएगा? 0.8 ही रहेगा. चेंज इसमें u इक्वल टू प्लस 3x हो रहा है ये, क्योंकि जब इक्वेशन के ये बाजू जाएगा तो प्लस 3x हो जाएगा, और ये माइनस हो रहा है. तो देखो इस केस में, सेकेंड वाले केस में, एक किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? प्लस से. एक किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? एक प्लस से और दूसरा माइनस से. क्या ये उचित है? क्या नहीं, दोनों ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब हमारा r कितना हो जाएगा? माइनस 0.8. थर्ड वाले में जाते हैं. ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो इधर भी प्लस आ जाएगा. तो दोनों प्लस से ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं इधर, तो क्या साइन चेंज होगा? नहीं, तो हमारा r क्या आ जाएगा? 0.8. और फोर्थ केस में ये प्लस है, ये माइनस है, तो जब मैं ऑपोजिट मतलब सड़क चेंज करूंगा तो इधर लेके आऊंगा, तो ये माइनस 3x हो जाएगा और ये प्लस 16y, तो दोनों ऑपोजिट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो r क्या हो जाएगा? माइनस 0.8. दिस इज हाउ वी मस्ट वर्क ऑन द साइन ऑफ स्केल फैक्टर वाला थिंग. उसके बेसिस पे हम चीजें देखेंगे. इस पे क्वेश्चन बनता ही है जो हमें ध्यान रखना है. नेक्स्ट सेट पे वापस आते हैं. देखो अब क्या दिया हुआ है? इफ द रिलेशन बिटवीन x एंड u इज दिस एंड द कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज माइनस 0.6, तो r ऑफ एक्स वाई कितना है? माइनस 0.6. और u इक्वल टू माइनस 3x माइनस 7 अपॉन 4, ऐसा हो रहा है. तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, और हमें बोला हुआ है r बिटवीन व्हाट? u एंड y. y तो मतलब सेम ही रहा y, तो y तो 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y में कोई चेंज नहीं है, और x जो है वो माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या साइन चेंज होगी या नहीं होगी? होगी. तो पुराना r कितना था? माइनस 0.6, तो नया r कितना होगा? प्लस 0.6. वापस बोल रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन में इनको तो तूली लगा देना, काट देना पहले ही, क्योंकि r में कभी भी आपकी वैल्यू चेंज हो ही नहीं सकती कोरिलेशन कोएफिशिएंट की. क्या चेंज होगा? ज्यादा से ज्यादा साइन. वो भी कब चेंज होगा? जब एक पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा नेगेटिव से हो रहा है. दोनों नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, r चेंज नहीं होगा. दोनों नेगेटिव पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसमें भी r चेंज नहीं होगा, वो ध्यान रखना. उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है. देखो अब हमें 8th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? x से हम u पे जा रहे हैं और y से हम लोग किस पे जा रहे हैं? v पे. अगेन ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही चल रहे हैं, बट अगर आपने रिश्ता देखा हो तो हम 2 से माइनस 3 पे आ गए. कितना माइनस हुआ है? माइनस 5. 3 से माइनस 2 पे आ गए, माइनस 5. 5 से 0 पे आ गए, तो u इक्वल टू x माइनस 5, ऐसा लिख सकता हूं मैं. 2 से माइनस 3, 3 से माइनस 2, 5 से 0, 4 से माइनस 1, 7 से 2. हम कैसे पहुंचे सब में? हमने x में 5 माइनस कर दिया है, और y 4 से माइनस 4, 6 से माइनस 2, 7 से माइनस 1, 8 से 0, 10 से 2, तो v इक्वल टू y माइनस 8. v इक्वल टू व्हाट? y माइनस 8. तो क्या दोनों में ही माइनस कर रहे हैं? हाँ, बट वो तो चेंज ऑफ ओरिजिन है, चेंज ऑफ स्केल तो है ही नहीं. या चेंज ऑफ स्केल में दोनों किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं? प्लस वन से ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं. मतलब क्या दोनों के r पे चेंज आएगा? नहीं. तो पुराना r कितना था? माइनस 0.93.
नया आर भी कितना हो जाएगा, पुराना प्लस 0.93 था तो नया वाला भी कितना हो जाएगा, प्लस 0.93। दैट्स इट, वो हमें ध्यान में रखना है। सर सब में माइनस हो रहा है तो आपने साइन क्यों नहीं चेंज की, माइनस चेंज ऑफ ओरिजिन है। जब मल्टीप्लाई माइनस साइन से होता जो चेंज ऑफ स्केल फैक्टर होता। प्रॉपर्टी क्या है, आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल बट डिपेंडेंट ऑफ साइन ऑफ स्केल फैक्टर। साइन ऑफ स्केल फैक्टर मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड में अगर आपका ओपोजिट साइंस आ रहे हैं तो ही आर चेंज होगा। उसके ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 9 है वो दे रखा है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहानी दी हुई है वो देखते हैं। अगर तो देखो ये कितना हो रहा है, 10 से -24, 15 से -36, 25 से -42, 20 से -48 एंड सॉरी एक्स नहीं चेंज हो रहा, 2 से 10 हो रहा है और 4 से ऊपर वाले क्वेश्चन का डेटा लेना था हम लोगों को, तो 2 से 10 हो रहा है, 4 से -24 हो रहा है। तो 2 से 10 हो रहा है और 3 से कितना हो रहा है 15, तो 5 गुना हो रहा है। तो हम u क्या लिख सकते हैं यहां पे 5 इंटू एक्स और v क्या लिख सकते हैं -6 इंटू वाई। तो आप देख लो यहां पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ, और क्या उसमें साइन अलग अलग है, हाँ, एक पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है और एक नेगेटिव से हो रहा है। तो क्या इसमें ओपोजिट साइंस है, हाँ, अगर ओपोजिट साइन है तो यहां पे क्या हो रहा है, साइन ऑफ स्केल फैक्टर उल्टा है, चेंज हो रहा है। तो पुराना आर कितना था 0.93, नया कितना हो जाएगा -0.9। इनको तो काट ही दो, कभी वैल्यू तो चेंज हो ही नहीं सकती। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट से जो आपको ध्यान में रखना है। ये सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कॉमन सेंस लगाना है। वही 3 प्रॉपर्टी के आजू बाजू घूम रहा हूं। रेंज है -1 to +1, आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल बट डिपेंडेंट ऑफ साइन ऑफ स्केल फैक्टर, एंड आर जो है वो यूनिट फ्री मेजर होता है। और कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, जो हमने फॉर्मूला देखे उससे डेरिवेशन वहां से आ रहे हैं। और प्लस थोड़ा बहुत हम लोगों को फॉर्मूला डायरेक्ट भी यूज करना आ सकता है। तो 1 - r² कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन होता है और r² जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है, ये याद रखना है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक्स, मतलब आपको पता चलना चाहिए कि ये di² की बात कर रहे हैं, सिग्मा di² की बात कर रहे हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स, सम मतलब सिग्मा, स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ रैंक मतलब rx - ry, उसको हम क्या बोलते हैं dy। तो सिग्मा di² कितना है 21। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, क्या फॉर्मूला होता है, r इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 1 - 6 इंटू 21 अपॉन n³ - n, मतलब 8³ - 8, 8 का क्यूब कितना होता है 512 -8 कितना होगा 504। तो क्या कर देंगे 1 - 146 अपॉन 504 निकाल लीजिए। 146 बाई 504 कितना होगा 0.3 के आजू बाजू होगा कुछ, ठीक है। 1 - 0.3 के नजदीक ले लेंगे तो कितना आंसर बैठेगा, पॉइंट, फाइनल आंसर बता दीजिए 0.75, तो सी बन जाएगा, सी बन जाएगा। गेटिंग इट और नॉट गाइस। 146 बाई 504 फिर से ढूंढ लेते हैं, वो हमारा बैठेगा 0.28 बैठ रहा है। ओ अच्छा 126 है, ओ माय बैड सॉरी, 126 अपॉन 504, तो 126 बाई 504 करेंगे तो 0.25 आएगा, और तो फिर 0.75। ठीक है, आपने आंसर सही बताया, मैंने लिखा गलत था। अगला देख लेते हैं 11th। If the rank correlation between marks in management and mathematics for a group of students is 0.6, तो R की वैल्यू हमें 0.6 दे दी है ऑलरेडी, एंड sum of squares of ranks is 66। तो अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं 1 - 6 सिग्मा di² अपॉन n³ - n इक्वल टू कितना दे दिया है
0.6, तो 0.6 इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 66 अपॉन एन क्यू माइनस एन। इसको इधर ले जाते हैं तो 6 इंटू 66 अपॉन एन क्यू माइनस एन इक्वल टू 0.4। एन क्यू माइनस एन को इधर ले जाता हूं 0.4 की जगह, तो 6 इंटू 66 अपॉन 0.4 इक्वल टू एन क्यू माइनस एन। तो 6 इंटू 66 डिवाइडेड बाई 0.4 हो जाएगा 990। 990 इक्वल टू कितना आ गया, एन क्यूब माइनस एन। अब ये तो हमें पता ही है, नहीं पता हो तो एग्जाम में ऑप्शन पुट कर करके देखना। जैसे कि 10 है तो 10 का क्यूब 1000 माइनस 10 990, तो आपका आंसर आ गया ए। नहीं बैठेगा तो बी में डालना, सी में डालना, डी में डालना। नहीं तो एन क्यू माइनस एन का जो ऐसा बोल दो एक्सपांशन है वो हमेशा क्या लिखोगे, एन माइनस 1 एन और एन प्लस 1, ये बैठेगा। तो मतलब 3 कंसिक्यूटिव फिगर्स हो गए। तो हमें यहाँ पे पता ही है 9 इंटू 10 इंटू 11, तो n की जगह 10 बैठ रहा है, मतलब हमारा n का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, ऐसे निकलता है। नहीं तो आप ऑप्शन से जा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन पुट अप करना 10 क्यूब 1000 माइनस 10 कितना आ गया 990, वैसे वैल्यू निकल जाएगी। तो ये स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन के कुछ क्वेश्चन अगर आएंगे तो इस तरीके से बनेंगे। और आगे चलते हैं। अब ये थोड़े गलती वाले क्वेश्चन है, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्या दिया हुआ है, व्हाइल कंप्यूटिंग रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट फॉर द लास्ट 6 years of a company, the difference in rank for a year was taken as 3 instead of 4. What is the rectified rank correlation coefficient if it is known that the original value of rank correlation was 0.4? तो गलत वाला कितना था 0.4 इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू, ये तो नहीं दिया हुआ हमें, अपॉन एन क्यूब। 6 साल दे रखे हैं तो नीचे आ जाएगा 210। सर 210 कैसे आया, 6 का क्यूब 216 माइनस 6 210। फॉर्मूला होता है एन क्यूब माइनस एन। लास्ट 6 years का मतलब क्या हो गया, एन 6 है, 6 बार डेटा लिया है मैंने और 6 बार डेटा का ये वैल्यू डिराइव हुआ है। तो एक काम करते हैं, फिर से जो पिछले क्वेश्चन में किया था, ये 6 और 210 को काट दो पहले, तो 210 बाई 6 आपका आ जाएगा 35। तो 0.4 इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी आई स्क्वायर अपॉन 35। स्वैप कर देते हैं, सिग्मा डी आई स्क्वायर अपॉन 35 इक्वल टू 0.6, ये इधर चला जाएगा तो 35 इंटू 0.6, रॉन्ग सिग्मा डी आई स्क्वायर कितना आ गया 21। अब उसमें हमने डिफरेंस कितना ले लिया था 3, लेना कितना चाहिए था 4, पर डी आई स्क्वायर में डिफरेंस आता है कि स्क्वायर ऑफ डिफरेंस आता है, तो हमें -9 करना पड़ेगा प्लस 16 करना पड़ेगा। क्यों किया ऐसा बताइए, क्योंकि हमारा स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक है, तो इसीलिए हम 3 भूल से ले लिया था, जो गलत ले लिया उसको हटा देंगे, जो सही है उसको ऐड कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर हटा दिया और 4 का स्क्वायर ऐड कर दिया, तो टेक्निकली 7 और ऐड हो जाएगा इसमें, बिकॉज -9 प्लस 16 मतलब 7 ऐड हो गया। तो कितना बन जाएगा ये 28, और इससे करेक्टेड वैल्यू ढूंढ लेंगे 1 माइनस 6 इंटू 28 अपॉन 210। तो दिस विल बी 6 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 210, और इसको हम किस में से माइनस कर देंगे 1 में से। कितना बैठेगा बताइए 0.2। ये आपके पिछले 3-4 क्वेश्चन स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन के थे, उससे ऊपर वाले क्वेश्चन कार्ल पियर्सन के थे, कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड थे, कुछ कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन और नॉन डिटरमिनेशन पे थे। तो जो हमने फॉर्मूला पढ़े वही चीजें कहीं ना कहीं लागू हो रही है आपको। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका 13, 14, 15, 13 for 10 pairs of observation number of concurrent deviation was found to be 4. concurrent deviation का फॉर्मूला प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस m अपॉन m। what is m? n minus 1. what is c? number of concurrent deviation। इधर concurrent deviation कितना दिया है 4, और m कितना हो जाएगा 9। तो हमारा फॉर्मूला क्या लागू हो जाएगा 2 इंटू 4
-9। सर 10 पेयर से ना, लेकिन पहले को तो हम बेस पेयर लेते हैं, तो चेंजेस कितने पेयर्स में आएंगे? 9 पेयर्स में आएंगे। फॉर्मूला बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही। तो 2 4 जा 8 -9 अपॉन 9, अंडर रूट प्लस माइनस और बाहर भी प्लस माइनस, 8 -9 -1/9 आएगा। ओ अंदर माइनस आया है तो बाहर भी माइनस, पहले माइनस साइन को इग्नोर करो, तो 1/9 का अंडर रूट कितना आएगा? 1/3, फिर वापस माइनस साइन लगा दो, तो -1/3। ऐसा आपका आंसर बनना चाहिए, डी। 14th question. The coefficient of concurrent deviation for p pairs of observation was found to be 1/√3. If the number of concurrent deviation was found to be 6, the value of p is n here, p pairs of observation, मतलब n की बात हो रही है, जबकि हम फॉर्मूला में क्या यूज करते हैं? n के m यूज करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? 1/√3 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2c - m अपॉन m। पहले तो दोनों साइड स्क्वायर कर दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? 1/3 इक्वल टू 2 × 6 - m अपॉन m। तो ये क्या हो जाएगा? अगर हम देखें, इधर ले जाते हैं इसको, तो m इक्वल टू 12 3 36 - 3m, तो 4m इक्वल टू 36। m की वैल्यू कितनी आ गई? 9। आपका मन होगा नॉट टिक कर दूं, लेकिन हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पूछे हैं, नंबर ऑफ चेंजेस नहीं पूछे हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो कितने होंगे हमारे? 10, क्योंकि पहला बेस होता है, उसमें से एक माइनस हो जाता है, इसलिए आता है। यहाँ पे p पेयर्स पूछे हैं, तो 9 की जगह हमारा आंसर कितना आएगा? 10। और एक और क्वेश्चन कर देते हैं कि हम लोगों को पूछा हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द फॉलोइंग बेसिस। इसमें लोग क्या करेंगे? बड़ा वाला सम ढूंढने जाते हैं। इसके लिए पहले मैं एक प्रॉपर्टी बताता हूं आपको। सपोज हमको x और y -2 -1 0 1 2 और 4 1 0 1 4 ऐसा दे दिया है, तो यहां पे y इक्वल टू x स्क्वायर हो गया, y इक्वल टू, तो दोनों वेरिएबल्स आपस में कनेक्टेड है कि नहीं है? है। रिश्ता है कि नहीं है? है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या बताता है? रिश्ता। लेकिन कौन सा रिश्ता बताता है? लीनियर कोरिलेशन। क्या बताता है? लीनियर कोरिलेशन बताता है। यहां पे ये कौन सा रिलेशनशिप है? ये क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप हो गया। तो इसका आर ढूंढोगे ना तो 0 आएगा। करके वेरीफाई कर लेते हैं भले। क्या फॉर्मूला होता है? n सिग्मा एक्स वाई, तो x और y चाहिएगा, फिर हमें क्या चाहिएगा? x स्क्वायर, और क्या चाहिएगा? y स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? अगर हम देखें तो -8 -1 0 1 8, सिग्मा एक्स वाई 0 आ गया, और ऊपर फॉर्मूला में सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई ऐसा होता है, बोलिए। तो सिग्मा एक्स भी 0 आ रहा है, तो देखो सिग्मा एक्स वाई 0 आ गया, सिग्मा एक्स भी 0 आ गया, तो नीचे कुछ भी हो न्यूमरेटर 0 ही आ गया। न्यूमरेटर 0 है तो आर 0 ही हो जाएगा। तो क्या दोनों कनेक्टेड है कि नहीं है? वैसे तो है, क्योंकि y इक्वल टू क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर। लेकिन क्या लीनियर कोरिलेशन में इनका आंसर आ रहा है? कुछ भी नहीं। इसीलिए यहां पे ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो आपका -y का स्क्वायर कितना होगा? 25 25 + 2 27 हो रहा है। फिर -4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 + 2 18 हो रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर + 2 स्क्वायर आ गया ना ये। तो क्या क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप है? हाँ। हम क्या ढूंढना चाह रहे हैं? लीनियर रिलेशनशिप। क्या वो बनेगा? देखो पहले साथ में जा रहा है, फिर उल्टा जा रहा है, 0 बन जाएगा आंसर। तो इसको पूरा ढूंढने मत बैठना, ढूंढोगे तो भी वही बैठेगा। कैसे वही बैठेगा? देखो सिग्मा एक्स का टोटल 0 आ गया, और x इंटू वाई में भी पहले प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है, तो एक्स वाई भी 0 आएगा। तो इतना ढूंढने के बाद पता चलेगा, उसकी जगह सीधा कॉमन सेंस लगा के हम लोग वैल्यू डिराइव कर सकते हैं।
ये आपको थोड़ी प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है जिसके बेस पे हमारे कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। और इधर हमारे कोरिलेशन के सारे क्वेश्चन जो है वो लगभग लगभग कवर हो गए। एक बार मैं फिर से और चीजें थोड़ी पुटअप कर देता हूं, जैसे कि ये वाला जो पार्ट है दिस, इसमें क्या दोनों में रिलेशनशिप था? हाँ, बट कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर हम निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 0 0। उसके बाद आपको एक बाईवेरिएट डेटा का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें एक्स और वाई अगर हमें साथ में दे दिए हो, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं मार्क्स इन स्टैट्स, यहां पे लिख रहा हूं मार्क्स इन मैथ्स, और 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और इधर भी रख दिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। तो अब क्या हो गया, यहां पे मैं दो दो डेटा को एक साथ प्रेजेंट कर रहा हूं, बोलिए। तो इसमें इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि हमने दो वेरिएबल्स को एक साथ पुटअप कर दिया, बाईवेरिएट। और इसमें दो वर्ड्स आपको याद रखना है, सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट है, नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस एंड नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने यहाँ पे? दो। कौन कौन से? मार्क्स इन स्टैट्स पूरा और मार्क्स इन मैथ्स पूरा। और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? देखो, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार। मतलब मैथ्स में कितने मार्क्स है अगर स्टैट्स में 0 to 10 मार्क्स है तो? फिर मैथ्स में कितने मार्क्स है अगर स्टैट्स में 10 to 20 मार्क्स है? तो हमेशा नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बन गए। कंडीशन क्या थी? 0 to 10 मार्क्स इन स्टैट्स। तो मैथ्स में क्या मार्क्स है? 10 to 20 मार्क्स इन स्टैट्स। तो मैथ्स में क्या मार्क्स है? 20 to 30 मार्क्स इन स्टैट्स। तो मैथ्स में क्या मार्क्स है? 30 to 40 मार्क्स इन स्टैट्स। तो मैथ्स में क्या मार्क्स है? और ये सेम 4 स्टैट्स वाले हुए, 4 मैथ्स वाले हो जाएंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा? 8। मतलब नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स बनेगा। नंबर ऑफ कौन से डिस्ट्रीब्यूशन? कंडीशनल। और मार्जिनल क्या है? मार्जिनल मतलब इंडिपेंडेंट। तो मैथ्स का एक, स्टैट्स का एक। तो बाईवेरिएट डेटा में नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने बैठेंगे? 2। नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने बैठेंगे? नंबर ऑफ रोज, यहां मैंने दोनों 4 4 रखी है। अगर मैं जैसे ही ये इधर एक और बना देता 40 to 50, तो 5 + 4 कितने कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बनते? 9। ये आगे आपको छोटा सा डेटा दिया। और मैक्सिमम नंबर ऑफ यहां पे वैल्यूज कितनी आ सकती है? मतलब सेल्स, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, which will be what? X into y. कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन x + y, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन 2। आपके मॉड्यूल में जो एडिशनल पार्ट है उसमें सबसे पहले कुछ कुछ इसके 3 से 4 एमसीक्यूज दे रखे हैं, गो थ्रू कर लो, पूछे हुए हैं एक आधी बार एग्जाम में, आपको ध्यान में रखना है। ये बेसिस आता है। अब एक बार मैं फटाफट सारा पार्ट वापस दोहरा दे रहा हूं। हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है उसको किससे डिनोट करते हैं? r से। उसके स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। 1 - r² हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन। 4 फॉर्मूलाज होते हैं। पहला स्कैटर डायग्राम मेथड, कोई फॉर्मूला नहीं है, मेथड है जो हमें सिर्फ रेंज बताता है कि अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, या फिर गोल गोल घूम रहा है। उसके बेसिस पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 0 to 1, 0 to -1, 0 या 1 या -1। फिर आता काल पियर्सन 4 फॉर्मूला है। पहला कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन सैंडेशन ऑफ x अपॉन सैंडेशन y, उसके बाद सिग्मा x - x बार y - y बार अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा x - x बार का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ सिग्मा y - y बार का होल स्क्वायर। दोनों को ओपन करेंगे तो n सिग्मा xy माइनस सिग्मा ऑफ x इनटू सिग्मा y अपॉन अंडर रूट ऑफ n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ x का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ y का होल स्क्वायर। x की जगह क्या आ जाएगा? u, y की जगह क्या आ जाएगा? v। तो सेम नया फॉर्मूला बन जाएगा। सीधा लगा सकते हैं क्या? हाँ, बिकॉज r इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। बट ऐसे केस में r ऑफ uv की वैल्यू कब चेंज हो जाएगी r ऑफ xy से? जब साइन ऑफ स्केल फैक्टर अलग अलग होगी। अगर साइन ऑफ स्केल फैक्टर सेम है तो r ऑफ xy और r ऑफ uv हमेशा सेम ही रहेंगे, इसलिए निकालना बहुत इजी रह जाता है। बड़े क्वेश्चंस पे मैं नहीं गया,
इसलिए स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन पे आ गया, which is 1 minus 6 sigma di square upon n cube minus n। इसमें एक और प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है, क्या जब ये एट्रीब्यूट्स होंगे तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन काफी काम में आता है। और फिर चौथा आता है आपका मेथड ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, which is what प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 2c माइनस m अपॉन m। इसमें ध्यान रखना है m इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1। तो अगर p पेयर्स पूछे हैं तो m ढूंढ के उसमें +1 करना ना भूले। ऑल्सो अंदर माइनस है तो बाहर भी माइनस आएगा, अंदर प्लस है तो बाहर भी प्लस आएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको ऐसा पूछे सबसे इजीएस्ट मेथड कौन सा है, स्कैटर डायग्राम, पर स्कैटर डायग्राम सबसे लूजली पार्ट है, उससे हम लोगों को कभी एग्जैक्ट वैल्यू तो मिलती नहीं है। उसके बाद सबसे इजीएस्ट कौन सा है, कॉन्करेंट डेविएशन। बट कॉन्करेंट डेविएशन की बहुत बड़ी लिमिटेशन है, वो क्वांटम को फोकस नहीं करता, सिर्फ किस पे फोकस करता है, डायरेक्शन पे। सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, स्फीयर पे कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। और एट्रीब्यूट्स के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। और नॉनसेंस कोरिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीरियस कोरिलेशन, जो कहने को तो दिखा रहा है कि कोरिलेशन है बट एक्चुअली में कोई कोरिलेशन नहीं है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद एज एंड इनकम, ठीक है, एज एंड मे बी कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, या फिर ईयर्स ऑफ एजुकेशन एंड इनकम, ऐसे आपको वेरिएबल्स के बारे में पूछे तो आप कॉमन सेंस लगा के बता देना कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नो कोरिलेशन एग्जिस्ट है, वो ध्यान में रखना है। उसके अलावा आपको कुछ कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कोवेरिएंस किससे बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो पार्ट है, वो सब आपको ध्यान में रखना है। सो दिस इज हाउ योर कोरिलेशन कोएफिशिएंट दैट इज आर जो है वो इवॉल्व करता है। और इसमें मोटा मोटी सेट भी अगर आप कर लेते तो आपको अच्छी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन ठीक ठाक कवर हो जाती है। एक्स और वाई से यू और वी जाने वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, और गलती कर दी तो पहले गलत वाला ढूंढेंगे, फिर उसको करेक्ट करके वो वाले क्वेश्चंस भी अच्छे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। और साइन ऑफ स्केल फैक्टर वाले भी अच्छे हैं। उसमें आपको क्या करना है, हमारा 0.58 पहले था तो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो वही रहेगा, बस या तो -0.58 होगा या +0.58 होगा। वो कैसे डिपेंड करेगा, अगर x और y दोनों ही माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सेम साइन रहेगा, दोनों ही प्लस प्लस से रहे तो पहले वाली साइन ही रहेगी, बट एक प्लस एक माइनस से हो रहा है तो आपकी साइन चेंज हो जाएगी, वो ध्यान में रखना है आपको। दैट्स इट, ये आपका पूरा का पूरा क्या कवर कर देता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाला जो सेगमेंट है वो कवर हो जाता है यहाँ पे। ओके।